हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर कैसे ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने कंसिडर किया था कि कैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके आपस में जो है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। उसी में से थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। जैसे पिछला क्लास में जो एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो रहा था ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। आज हम लोग जो है कंसिडर करेंगे CH4 को। ऐसा CH4 को यदि देखा जाए तो कार्बन के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है 4 हाइड्रोजन, मतलब जो कार्बन एटम है ना वो यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है। और बतलाए हैं कि एक एटम जितने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वह उसका कोवैलेंसी कहलाता है। मतलब इस जगह पे जो कोवैलेंसी ऑफ कार्बन है वो कितना के बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। अब जरा कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें हम लोग तो एटमिक नंबर होता है 6, कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p2। 1s इनर सेल है, इससे कोई मतलब नहीं है। 2s की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा एक और फिर एक, इस तरह से। अब यहाँ यदि देखोगे तो कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। 2 अनपेयर्ड है तो उस हिसाब से कोवैलेंसी भी कितना होना चाहिए था? 2। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो हम लोग पढ़े हैं कि ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसमें से एक बात यह भी हम लोग पढ़े थे कि वही ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ कार्बन के पास 2 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यही दोनों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेगा तो 2 बॉन्ड बनेगा, तो उस हिसाब से इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। लेकिन देखो तो इस कंपाउंड में कार्बन का कोवैलेंसी कितना है? 4। तो कार्बन का कोवैलेंसी 4 है, इसका मतलब हुआ कि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 ही है। कार्बन का कोवैलेंसी हमेशा 4 होता है। कार्बन हमेशा जो है ना 4 कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, माने उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। लेकिन जो कार्बन का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखे हैं, इसमें देख रहे हैं कि कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 है, तो इसका कोवैलेंसी हुआ 2, लेकिन एक्चुअल कोवैलेंसी कार्बन का कितना होना चाहिए? 4। तो 4 कोवैलेंसी होने के लिए बताया कि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है नहीं। तो उसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना होगा? देखो कि कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ग्राउंड स्टेट का लास्ट वाला हम केवल लिखते हैं 2s2 2p2, ऐसा, इस तरह से। तो 4 करने के लिए क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो ये वाला पेयर्ड है ना 2s ऑर्बिटल का, इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही खाली ऑर्बिटल में कर दो। इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट में हम बतलाए थे कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड बनाया जा सकता है खाली ऑर्बिटल में प्रमोट करके, तब जब दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी लगभग बराबर हो, मतलब सेम सेल के ऑर्बिटल्स हो। तो देखो यहाँ भी सेकेंड सेल है, यहाँ भी सेकेंड सेल है, सब सेल अलग है कि यहाँ S और यहाँ क्या है P। तो सेम सेल के अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, तो एनर्जी इनका पूरा बराबर नहीं है लेकिन लगभग बराबर है, इसीलिए इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आगे हम लोग कर दिए खाली ऑर्बिटल में। तो कार्बन और ऐसा यहाँ मार्क देंगे, और ये मार्क बतलाता है एक्साइटेड स्टेट को। एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिटल से प्रमोट कर दिया गया है खाली ऑर्बिटल में। तो ऐसा करने से देखो अब क्या होगा कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसमें 3 आ गया, 1 2 3। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1 2 3 4। तो अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कोवैलेंसी भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये चारों अलग अलग नेचर के हैं। ई देखो, ई तीनों ऑर्बिटल जो है सो P का है और ई इलेक्ट्रॉन जो है सो S का है। तो अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अलग अलग नेचर के होंगे। जबकि कार्बन का जो यहाँ 4 बॉन्ड बन रहा है, चारों देखो सेम एटम के साथ है, तो चारों एटम यहाँ क्या है? सेम। तो जब चारों एटम सेम है तो कार्बन का चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी एक जैसा होना चाहिए। जैसे हम लोग अमोनिया का एग्जाम्पल लिए थे ना, NH3, तो नाइट्रोजन का साथ इसमें क्या किए थे 1s2 2s2 2p3 ऐसा।
इस तरह से था। तो यहाँ देखो जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही में है, पी में। तो यहाँ नाइट्रोजन जब 3 को बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से तो तीनों सेम होगा। यहाँ 3 हाइड्रोजन है मतलब सेम एटम, और यहाँ भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल में। लेकिन यहाँ वैसा केस नहीं है, यहाँ जो है सो चारों बॉन्ड सेम एटम के साथ बन रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में है। अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी अलग अलग होगा। तो जब अलग अलग एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, अलग अलग एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स है, अलग अलग शेप वाला भी ऑर्बिटल्स है, पी का अलग शेप होता है, एस का अलग शेप होता है, तो फिर बॉन्ड यहाँ एक जैसा कैसे बनेगा? बॉन्ड भी तो अलग बनना चाहिए था ना, लेकिन चारों बॉन्ड यहाँ क्या है? सेम। तो चारों बॉन्ड सेम है, इसका मतलब हुआ कि चारों इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। तो चारों इलेक्ट्रॉन्स को सेम करने के लिए क्या करना होगा? सो देखो कि ये जो एक्साइटेड स्टेट कार्बन का हुआ 2s और 2p, 2s में एक अनपेयर्ड है और 2p में 3, 1 2 3, तो होगा क्या कि ये सभी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे, मिल जाएंगे, इंटरमिक्सिंग हो जाएगा। इंटरमिक्सिंग हो जाएगा तो क्या होगा कि जो 3 और 1 4 ऑर्बिटल्स अलग अलग है, अभी चारों एक साथ आ जाएगा, मिल जाएगा। देखो ऐसा, इस तरह से, और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही ऐसा। तो अब देखो, अभी जो चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एक ही जैसा ऑर्बिटल में आ गया। यहाँ अलग अलग था, एस में था और यहाँ पी में था, लेकिन इस सब ऑर्बिटल को आपस में मिला दिए तो सभी ऑर्बिटल्स अब एक समान हो जाएंगे। और अब देखोगे तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। तो कार्बन का कोवैलेंसी भी कितना हो जाएगा? कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इक्वल टू 4। अभी जो ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाए हैं ना, तो ऐसे किसी भी ऑर्बिटल्स को आपस में नहीं मिला सकते हैं। वैसे ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं जिनका एनर्जी लगभग बराबर हो। तो अभी बताए कि सेम सेल है, सेकेंड सेल, यहाँ भी सेकेंड सेल, तो जो ये ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स का एनर्जी लगभग बराबर होगा, मतलब बोलते हैं कंपेरेबल एनर्जी। कंपेरेबल एनर्जी मतलब समझोगे नियरली इक्वल एनर्जी, लगभग बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। तो ये जो देख रहे हो कि अलग अलग ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी लगभग बराबर है, उनको आपस में मिला करके नए ऑर्बिटल्स का जो निर्माण किया जा रहा है, इसी फेनोमेनन को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसी फेनोमेनन को क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से कंसेप्ट आता है किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। CH4 एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए कार्बन का कोवैलेंसी हुआ 4। तो यदि अब कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके देखें तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो उस हिसाब से कोवैलेंसी होगा 2। लेकिन कार्बन बॉन्ड तो यहाँ बना रहा है 4, तो 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, इसका मतलब कि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसके पास ग्राउंड स्टेट में है 2 ही। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करने का एक उपाय है। उपाय क्या है कि जो 2s ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को 2p का खाली ऑर्बिटल में आगे प्रमोट कर दिया जाए। ऐसा अपने नहीं होता है, इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगा? तो रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी अवेलेबल है उससे भी आ सकता है, थर्मल एनर्जी से। तो ऐसा करने से यह इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाएगा। ऐसा, अब ऐसा करने से जो है सो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4, लेकिन ये जो चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही अलग अलग नेचर का है। ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2p ऑर्बिटल के हैं, जबकि ई वाला 2s का है। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स में है। ये ऑर्बिटल्स का अलग एनर्जी है, ऑर्बिटल्स का अलग शेप है, लेकिन कार्बन का यहाँ चारों बॉन्ड तो सेम है, यहाँ तो अलग अलग नहीं है। तो ये एक जैसा बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में, तो ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे, मिल जाएंगे, और मिल करके नए ऑर्बिटल्स का एक सेट तैयार करेंगे। अरे जो नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं ना, अब ये सभी ऑर्बिटल्स एक समान होंगे, इनका एनर्जी एक जैसा होगा, इनका शेप एक जैसा होगा। तो समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिल करके नए ऑर्बिटल्स का जो निर्माण कर रहे हैं, इसी फेनोमेनन को, इसी घटना को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का।
अब यहाँ देखोगे तो कार्बन के पास 4 इक्विवेलेंट या 4 आइडेंटिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम ऑर्बिटल्स में समान एनर्जी वाले हैं। तो अब यहाँ कार्बन का कोवैलेंसी हो जाएगा 4, तो आसानी से कार्बन जो है ऐसे 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो यहाँ आया ना, इस CH4 से आया। कार्बन का टेट्रा कोवैलेंसी माने कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रा कोवैलेंसी, टेट्रा माने 4, कोवैलेंसी माने जो बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है माने कार्बन का जो टेट्रा कोवैलेंसी है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो है कंसेप्ट आया है किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। तो कोई पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कैसे आया, कहाँ से आया, तो कार्बन का टेट्रा कोवैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया है। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक जो होगा वह क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है संकरण। पहले एक उदाहरण से जो है ना हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को समझने का प्रयास करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चलो हाइब्रिडाइजेशन बाद में समझते हैं, पहले हाइब्रिड वर्ड का मतलब समझते हैं कि हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड वह वर्ड है ना जिसका इस्तेमाल हम लोग डे लाइफ, जनरल लाइफ में भी करते हैं, जैसे हाइब्रिड धान, हाइब्रिड फसल, ऐसे होता है ना। तो जैसे हाइब्रिड धान, तो इस हाइब्रिड धान का मतलब क्या हुआ। तो देखो जो धान होता है ना 2 प्रकार का होता है। एक धान होता है जिसका पौधा छोटा छोटा रहता है, लेकिन उस जो धान का जो दाना है वो बड़ा बड़ा होता है, पौधा छोटा उसका दाना बड़ा बड़ा। दूसरा कैटेगरी होता है कि उसका पौधा लंबा लंबा होता है लेकिन दाना छोटा छोटा होता है। अब क्या किया जाता है कि दोनों धान के नस्ल को आपस में मिला दिया जाता है। तो मिलाने के बाद जो तीसरा नया धान बनेगा उसका पौधा भी लंबा होगा और दाना भी बड़ा बड़ा होगा, और उसी को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड धान। तो हाइब्रिड का सिंपली मतलब समझना है मिलावट, प्योर नहीं, मिलावट। वहाँ 2 या अधिक चीज़ों का मिश्रण है तो हाइब्रिडाइजेशन वहाँ हो जाएगा। यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो 2 या अधिक ऑर्बिटल्स का मिलावट क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का सिंपली मतलब समझना है क्या, मिलावट। जैसे आजकल हम लोग ह्यूमन बीइंग्स भी हाइब्रिड हो गए हैं। हाइब्रिड मतलब हम लोग में मिला कैरेक्टर है। अरे आदमी है मतलब इंसान है, तो इंसान है तो केवल इंसान का लक्षण होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, हम सब के अंदर शैतान का भी लक्षण है, बेईमानी है, छल कपट है, जो कि शैतान का लक्षण होता है। तो हैं आदमी, लक्षण होना चाहिए इंसान का लेकिन शैतान का भी है, 2 प्रॉपर्टी इंटरमिक्स कर गया, इसलिए हम लोग भी हाइब्रिड आदमी है, प्योर आदमी हम लोग नहीं हैं, है ना। तो ये जनरल मैंने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझाने के लिए ऐसा हम उदाहरण दे रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब समझोगे मिलावट। जनरल लाइफ में समान या कोई लक्षण का मिलावट होगा, जैसे आदमी है तो 2 लक्षण का मिलावट हाइब्रिड आदमी बन गया। धान बोले तो 2 नस्ल का धान मिल गया तो हाइब्रिड धान हो गया। वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन यदि केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो यहाँ समझोगे 2 या अधिक ऑर्बिटल्स का मिलावट क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में संकरण बोलते हैं इसको। जैसे हाइब्रिड धान को हिंदी में संकर धान बोलते हैं, तो हाइब्रिड का हिंदी है संकर धान। संकर कोई ब्रांड नहीं होता है, बल्कि हाइब्रिड का हिंदी है, जो लिखे हैं यहाँ हम लोग संकरण। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, तो याद रखोगे हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले जो है इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन जो एक हाइपोथेटिकल माने काल्पनिक है, रियल में ऐसा ऑर्बिटल्स को मिलते हुए कोई देखा नहीं है, बस एज्यूम कर लिया गया है कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या ऐसे ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग से होता होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ये नहीं कि सर ऑर्बिटल कैसे मिलता है मिला के दिखाइए, वैसे कोई देखा नहीं है, या हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन किया गया है, वैसे ऑर्बिटल को कोई मिलते जुलते देखा नहीं है। उसके बाद इसका डेफिनेशन यदि लिखना चाहे हम लोग तो द फेनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग, द फेनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ
2 or more hybrid orbitals या 2 or more atomic orbitals of comparable energy. नहीं, the phenomenon of intermixing of 2 or more atomic orbitals of comparable energy and redistribution into a set of new orbitals of identical shape, size and energy is called hybridization, and the resultant orbitals are called hybrid orbitals. आसान सा डेफिनेशन है, इसको पढ़ करके लाइन बाय लाइन हिंदी करेंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा। क्या लिखे हैं हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन कि द फेनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, कि 2 या अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी कंपेरेबल मैंने बताया लगभग बराबर, कि 2 या अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी लगभग बराबर हो, तो वैसे ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स करना, आपस में मिलना, and redistribution into a set of new orbitals of identical shape, size and energy, कि 2 या अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी लगभग बराबर हो उनका आपस में मिलना और फिर बट जाना नए ऑर्बिटल्स का एक सेट में, जिस ऑर्बिटल्स का शेप, साइज और एनर्जी एकदम बराबर होगा, तो इसी फिनोमेनन को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वैसे ऑर्बिटल्स को बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मैंने शुरू में एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जब ये सब मिल गया, मिल करके नया ऑर्बिटल बनाया, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तब जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वैसे ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ गए इस बात को हम लोग। उसके बाद द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ओनली कंपेरेबल energy can participate in the hybridization। समझ गए कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं जिनका एनर्जी क्या होता है, सेम, लगभग बराबर। कंपेरेबल एनर्जी मैंने याद रखोगे कि सेम सेल का ऑर्बिटल, सेम सेल का ऑर्बिटल मतलब हुआ कि जैसे 2s है तो 2p के साथ मिल सकता है, 3s है तो 3p के साथ मिल सकता है, 3d के साथ मिल सकता है, सेल सेम होना चाहिए। 4s है तो 4s के साथ मिल सकता है, 4p मिल सकता है, 4d मिल सकता है। तो सेम सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनका एनर्जी लगभग बराबर होता है। अब तुम चाहोगे कि 2s वाला को 3p से मिला दे तो नहीं मिलेगा, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है, एनर्जी में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो वही ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं जिनका एनर्जी लगभग बराबर होता है, मतलब सेम सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसके बाद द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को शॉर्ट में हम लोग HO लिखेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और S है मैंने ऑर्बिटल्स। तो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स
शॉर्ट में AO, पार्टिसिपेटेड। अच्छा, अभी बताए कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो मिल करके जो नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं तो वे नए ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो कितने नए ऑर्बिटल्स बनेंगे यह डिपेंड करेगा कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप मिलाए हो। यदि 2 ऑर्बिटल्स मिलाए हो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 2 बनेंगे, 3 ऑर्बिटल्स मिलाए हो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 3 बनेंगे। माने जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में कंबाइन करोगे उतना ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड एनर्जी। कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनका शेप, साइज और एनर्जी तीनों बराबर होता है। देखो शेप और साइज अलग अलग चीज़ है। जैसे मान लो कि S है और ये P है, तो S का शेप हम लोग पढ़े स्फेरिकल और P का शेप पढ़े हैं डम्बेल। तो अभी ऑर्बिटल अलग अलग है तो दोनों का शेप अलग है, लेकिन जब ये दोनों ऑर्बिटल को मिला दोगे तो मिलाने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका शेप सेम होगा। कैसा होगा ये आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन याद रखोगे कि ऑर्बिटल्स मिलने के पहले शेप भी अलग, एनर्जी भी अलग, साइज भी अलग, लेकिन जब मिला दोगे तो मिलाने के बाद उस सब का शेप, साइज, एनर्जी तीनों एक समान हो जाता है। शेप को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आकृति और साइज को बोलते हैं आकार। जैसे मान लो इस सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो ये सभी अलग अलग शेप्स हुए, अलग अलग आकृति हुए। लेकिन इसी में मान लो एक इतना छोटा बड़ा, ई बड़ा बनाओ, फिर ई बड़ा बनाओ, फिर ई भी बड़ा बनाओ, तो ये सब अलग अलग साइज हुआ कि ई साइज से बड़ा है ई साइज, इसके साइज से बड़ा इसका और इससे बड़ा इसका। दोनों का शेप सेम है रेक्टेंगुलर, लेकिन साइज इसके तुलना में इसका बड़ा। तो शुरू में ऑर्बिटल का शेप भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है, एनर्जी तो अलग होना ही है, लेकिन जब मिला देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनका शेप, साइज और एनर्जी सब क्या होता है, बराबर। उसके बाद type of hybridization depends upon the number and type of atomic orbitals participated। कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है ना वह निर्भर करता है ऑर्बिटल्स के टाइप पे और उसके संख्या पे, कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स को मिलाए हो और कितने ऑर्बिटल्स को मिलाए हो। तो ऑर्बिटल्स का टाइप और उसके नंबर पे डिपेंड करेगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड, type of hybridization and number of hybrid orbitals formed। तो देखो ऑर्बिटल्स कौन कौन होते हैं, S, P, D, F। S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल और F में 7 ऑर्बिटल्स। इतना हम लोग पहले से जानते हैं। तो मिलाओ, सबसे पहले एक S मिला दो और एक P मिला दो, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, मतलब एक S एक P। टोटल कितने ऑर्बिटल्स मिलाए हैं, 2, S का 1 P का 1, तो नए ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, 2, और दोनों का नाम होगा sp sp। अलग अलग है तो S और P, लेकिन मिल गया तो sp sp। वैसे ही S का 1 ऑर्बिटल और P का 2 ऑर्बिटल्स मान लो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, माने S का 1 और P का 2। टोटल 3 ऑर्बिटल्स मिले ना, 2 और 1 3, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 3 बनेंगे और तीनों का नाम होगा sp2 sp2 sp2। वैसे ही S का 1 और P का 3 ऑर्बिटल्स को मिला दो तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, S का 1 और P का 3। तो ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 4, 3 और 1 4,
तो ये जाएगा sp3 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 sp3। ऐसे ही यदि मिलाएंगे तो s का 1 और p का 4 हो सकता है क्या? नहीं, p का 4 ऑर्बिटल नहीं। हम लोग लिखें कि p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। तो जब p में 3 ऑर्बिटल्स है तो मिलेंगे भी 3 ही, तो यहाँ 4 नहीं मिलेंगे। तो s के बाद 3p और p हो गया, उसके बाद मिलेगा क्या? d। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। 5 ऑर्बिटल्स मिले ना, 3, एक 4 और एक 5, और पाँचों का नाम हो जाएगा क्या? sp3d sp3d, ऐसे करके 5 और। तो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है? यह निर्भर करता है कि किस प्रकार के ऑर्बिटल्स और कितने ऑर्बिटल्स आपस में मिले हैं। एक बात ध्यान रखोगे कि सब जो sp वगैरह है ना, ये सब स्मॉल लेटर में लिखाता है, ऑर्बिटल या सबसेल का नाम। और स्मॉल लेटर में कैसे लिखोगे? सो देखो, जैसे 4 लाइन का इंग्लिश वाला कॉपी है, स्मॉल s कैसे लिखाता है? बीच का 2, और स्मॉल p कैसे लिखाता है? ऐसा। फिर स्मॉल d लिखोगे तो ऐसा, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। मतलब क्या देख रहे हो कि ये p जितना में घूम रहा है, देखो उतना के अंदर स्मॉल s लिखा जा रहा है, ऐसा। मतलब हम लोग ऐसे लिखते हैं sp2 sp3। देखो ये s और p का साइज देखो, ये p जितना में घूम रहा है उतना में स्मॉल s लिखा जाना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा हो गया, तो ये लिखने का तरीका गलत है। एग्जाम में ऐसे जो है मार्क्स करता है, तो इसको ध्यान रखोगे कि ASPDF जो ऑर्बिटल्स हैं ये सभी स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, तो इसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग वहाँ हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट, the hybrid orbitals have mixed character of the participating atomic orbitals। कि जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिला हुआ कैरेक्टर होता है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल में जो धान का एग्जाम्पल दिए थे हम, कि 2 प्रकार के धान मिलाए तो जो तीसरा धान बना था नया वाला, उसमें दोनों धान का प्रॉपर्टी था। उसी प्रकार से जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, उस नए ऑर्बिटल्स में जो ऑर्बिटल्स मिला रहे हो वे सभी ऑर्बिटल्स का प्रॉपर्टी होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम लोग, ठीक। तो ये s में 1 ऑर्बिटल होता है, ये s है, और p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, ये p का 3 है। sp हाइब्रिडाइजेशन लिखे, sp माने s का 1 और p का भी कितना? 1। तो ये s का 1 और p का 1, देखो यहीं तक p का 1 ऑर्बिटल, इसको आपस में मिला दो तो 1 s और 1 p मिला रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। तो नए ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? 2, एक ही वाला और एक ही, और ये दोनों का नाम हो जाएगा sp sp। E अलग है तो प्योर s, E अलग है तो प्योर p, लेकिन जब दोनों मिल गए तो दोनों में अब s और p। तो कितना परसेंट s? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ s ऑर्बिटल बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100। तो s ऑर्बिटल कितने हैं? 1 ऑर्बिटल। टोटल कितने ऑर्बिटल मिले हैं? 2 × 100, तो कितना हो गया? 50%। वैसे ही यदि p कैरेक्टर निकालोगे तो ऐसे ही निकालो, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल कितना मिलाए हैं? 1 है, कितना सो नहीं, कितना मिलाए हैं? 1। टोटल ऑर्बिटल्स कितना मिला है? 2 × 100, तो ये भी कितना आ जाएगा? 50%। मतलब यहाँ ये ऑर्बिटल है तो ये तुम्हारा 100% s, ये 100% p, लेकिन जब मिल गया तो ये बट गया, 50% s और प्लस 50% p। उसी प्रकार से यहाँ 50% s प्लस 50% p। तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उसमें बतलाया कि जो ऑर्बिटल्स को तुम मिला रहे हो उस ऑर्बिटल्स का मिला हुआ प्रॉपर्टी होगा, उसका मिक्स्ड कैरेक्टर होगा। ऐसे ही यदि बात किया जाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, तो sp2 मतलब s का 1 और p के कितने ऑर्बिटल्स? 2। तो ये 1 ऑर्बिटल यहाँ तक था ना, इसको थोड़ा बढ़ा दो यहाँ से यहाँ तक,
तो s और p का 2 ऑर्बिटल, तो हो गया sp2। 3 ऑर्बिटल बनेगा, 1 2 3, एक और बना दो, और तीनों का नाम क्या होगा sp2। तो sp2 sp2 और यहाँ भी sp2। अब निकालो वैसे ही s कैरेक्टर और p कैरेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर में नंबर ऑफ s ऑर्बिटल बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100। तो s ऑर्बिटल कितना मिलाए हैं, 1। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 2 3 और इनटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 33.3%। p वाला निकालोगे तो p ऑर्बिटल इस बार 2 मिला है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और टोटल 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 × 100। तो ये सॉल्व करोगे तो आएगा 66.67%। ऐसा उसी प्रकार से मान लो कि sp3 का निकालें, मतलब p का इस बार तीनों मिलेगा, तो यहाँ तक मिला दो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4, और चारों का नाम क्या है sp3। तो sp3 ये भी sp3 sp3 sp3। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालोगे तो नंबर ऑफ s ऑर्बिटल बटे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100। तो s ऑर्बिटल तो अभी भी 1 है, लेकिन टोटल 4 हो गए, 1 2 3 4, कितना परसेंट आएगा 25%। वैसे ही p निकालोगे, p का इस बार 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं, टोटल 4, तो कितना आ जाएगा 75%। मतलब बताए कि यहाँ ऑर्बिटल है तो इसमें 100% p है, लेकिन यहाँ जब बना तब इसमें तुम्हारा हुआ 75% p प्लस 25% क्या आ गया s, क्योंकि दोनों को मिला करके बनाए हैं। तो यही हुआ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उसमें मिले हुए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो है मिक्स्ड कैरेक्टर होता है, मतलब वो प्योर ऑर्बिटल नहीं रह जाता है, वो मिलावट हो जाता है। और एक इसमें हम लोग देखेंगे कि the hybrid orbitals are oriented in the particular directions giving the definite shapes of covalent molecules। कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वे डायरेक्शनल होंगे। डायरेक्शनल होंगे मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे, और जब एक निश्चित डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स अपने आप को सजाएंगे, ओरिएंट होंगे, तो इससे क्या होगा कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल मिलेगा उसका एक निश्चित शेप होगा, निश्चित आकृति होगा। तो हम लोग लिखते जाते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ एक कॉलम बनाएंगे हम लोग, अस्टेरिक नंबर, फिर यहाँ इसका ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, शेप, या शेप नहीं, एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे हम लोग। सबसे पहले था sp, कितने ऑर्बिटल हैं, एक s एक p, तो जितने ऑर्बिटल्स रहेंगे वही कहलाएगा स्टेरिक नंबर। ज्योमेट्री इसका इस तरह से होता है, बीच में सेंटर एटम, अगल बगल ये 2 एटम, ऐसे ज्योमेट्री को बोलते हैं लीनियर, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा 180 डिग्री। एग्जाम्पल में BCl2, BF2, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वैसे ही क्या था sp2, कितने ऑर्बिटल हैं, p के 2 और s के 1, 3, तो स्टेरिक नंबर 3। ज्योमेट्री इसका कुछ इस प्रकार का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल यहाँ से यहाँ दिखलाओगे तो ये होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो BF3, CO3 डबल माइनस, SO3, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन यदि हो sp3, देख रहे हो ना, s स्मॉल p स्मॉल, तो टोटल 4 हुए, p के 3 s के 1, टोटल 4 ऑर्बिटल्स। तो इसका अरेंजमेंट जो है सो ऐसे होगा।
और इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अच्छा, बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो ये वाला एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो CH4 NH4 प्लस SO4 डबल माइनस, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से जो है ना, जैसे sp लिखे, sp2 लिखे, sp3, इसके आगे sp3d, फिर sp3d2, फिर sp3d3, ऐसे करके नोट्स में जो है लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग को समझना इतना ही था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वे एक निश्चित डायरेक्शन में होते हैं, उसके चलते मॉलिक्यूल का एक निश्चित शेप होता है, निश्चित ज्योमेट्री होता है। तो इस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके लिए स्टेरिक नंबर 2, तो स्टेरिक नंबर याद करने का जरूरत नहीं है, ऑर्बिटल गिन लेंगे हम लोग कि एक p का है, एक s का, मतलब 2, तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ 2। ज्योमेट्री लीनियर एंगल 180, इतना याद करना है। वैसे ही sp2 स्टेरिक नंबर 3 ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर एंगल 120, वैसे ही sp3 स्टेरिक नंबर 4 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो ऐसे ही करके पूरा टेबल जो है सो याद कर लोगे। नोट्स में इसके आगे भी जो है सो लिखा हुआ है, बस समझना था हम लोग को कि कैसे इसको लिखते हैं। पूरे बात का चर्चा जो है अभी हम लोग इसमें नहीं करेंगे। अभी जितना हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे ना sp, sp2, sp3 स्टेरिक नंबर के मदद से ही इसको फाइंड आउट किया जाता है, इसलिए टेबल आप लोग पूरी तरह से याद कर लोगे। अब आगे जो है ना, जितना भी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखे हैं सबको डिटेल में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन। इसको आप लोग ध्यान से देखोगे वीडियो से, कई बार नोट्स में लिखा हुआ लाइन बाय लाइन पढ़ोगे और समझने का प्रयास करोगे। जो परेशानी होगा उसको फिर हमसे पूछोगे। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को जो है हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।